देखना चाहते। मुझे ये लगा कि जैसे मैं उस कहानी को पढ़ रहा था, देश वीराना है, वीराना नहीं देश वीराना है, कि जैसे किसी बड़े से नौहरे में सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और कहीं कोई तारतम्य नहीं है, सब बेतरतीब है, और कोई आदमी देख रहा है इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, और नजर मान लिया, पूरे का वर्णन कर दिया उसने। लेकिन वो पूरा का पूरा दृश्य हमको कोई दृष्टि नहीं दे रहा है। हमारा काम है कि हम उस चीजें पड़ी हुई हैं, उन पड़ी हुई चीजों में से छांटें कि कौन सी हमारी जिंदगी के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है और कौन सी चीज बेकार है, उनको छोड़ते चले। सब कुछ को लाना नहीं है, कुछ छांटना है, कुछ उनमें से हमें निकालना है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय, में कई बार उनके लिए कहा करता था कि ये आलोचना ऐसा करते हैं कि जैसे किसी हरे भरे खेत में और किसी सांड को छोड़ दिया जाए और पीछे सांड को ये डर लग रहा हो कि भाई एक लठ लिए आदमी मेरे पीछे आ रहा, तो एक मुंह यहाँ मारेगा, एक मुंह वहां मारेगा, एक मुंह मारेगा, पूरे खेत को बर्बाद करेगा तो सब पेट नहीं करेगा। तो लेखक का काम ये नहीं। लेखक तो चीजों को इस तरीके से रखेगा कि उसका अपना पेट भी भरेगा और उससे ज्यादा उसके पाठक का पेट भरेगा। पाठक को ये लगेगा कि जो कुछ मेरे सामने परोसा गया वो संभवतः उससे कहीं बेहतर था जो कि मैंने देखा। ये लेखक की दृष्टि काम करती है। तो उसे दृष्टि कह लीजिए, उसे द्वंद कह लीजिए, उसे विचार कह लीजिए, उसे पॉलिटिकल जो हमारा परिदृश्य है वो कह लीजिए। और असली बात बहादुर जी ने जिक्र किया था कि संबंधों के बिगड़ाव का परिदृश्य हमारे सामने आता है। लेकिन जो संबंध बिगड़ रहे हैं उन संबंधों के बिगड़ने में गांव में अगर आप जाएं और गांव के बदलते हुए स्वरूप को अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि शहर से अधिक एलिजिएशन गांव में है। चुप्पी, मौन गांव में जाता है। और मुझे ये लगता है कि गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके बीच में संवाद ही खत्म हो गया है। गांव वालों के बीच में संवाद खत्म हो गया है। दोनों के बीच में, शहर में भी संवाद खत्म है, लेकिन एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन गांव में संवाद इस तरह खत्म हुआ है कि या तो मैं आपको मार दूंगा या आप मुझे मार देंगे। ये अंतर है उसे। और इस बदलाव को अगर हम अपनी कहानियों के माध्यम से देखें, अपनी रचनाओं के माध्यम से देखें, तो एक गांव प्रेमचंद का था, एक राग दरबारी का था। अब आप ये देखिए कि आपका गांव राग दरबारी के आगे का है या नहीं। अगर नहीं है तो आप पतंजलि में जी रहे हैं। इसलिए आप आगे के गांव को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, आगे के गांव के बदलाव को रेखांकित करने की चेष्टा कीजिए और उन ताकतों को समझिए, उन फोर्सेस को समझिए जो गांव को इस तरह से विद्रूप बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने कई जगह जातिवाद का बहुत अच्छा चित्रण किया है, क्योंकि वो बहुत सारे विद्रूपों के लिए जिम्मेदार है। तो आप ऐसे ही सारे विद्रूपों को समझ करके, और बहुत जल्दबाजी मत कीजिए कि हर बात को जो मन में आए तो कहानी को हम कागज पर उतार दें, बल्कि धैर्य से और अपने आप उसको बार बार उसको छांटिए, बार बार उसको समझिए और बार बार उसको देने की चेष्टा कीजिए। मैं समझता हूँ कि निश्चय ही विजय सिंह मीना में एक लेखक के गुण हैं, उनमें क्षमता है, उनके पास भाषा है, उनके पास संवेदना है, लेकिन इन सबको एक साथ मिलाकर नियोजित करने की आवश्यकता है। मैं कामना करता हूं कि वे एक समर्थ कथाकार के रूप में अपनी पहचान बनाएं। मैं उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ और कम बोला, बहुत सी बातें मन में रह गई होंगी क्योंकि मैंने शुरू में हस्तक्षेप कर दिया था, तो उनसे मैं क्षमा मांगते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक हम लोगों को
धन्यवाद। और मैं इस पुस्तक के प्रकाशक श्री अरुण चंद्र रॉय से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। जो आदरणीय मंच और मुख्य ज्योति पर्व प्रकाशन को शुरू हुए केवल 2 वर्ष हुए हैं और आज जयपुर में आकर इतने सारे बड़े रचनाकारों के बीच में बोलने का साहस नहीं हो रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि विजय सिंह की तमाम कहानियों का पहला पाठक संभवतः नहीं। यदि इनकी कहानियों में कोई कमजोरी है तो शायद मुझे इंगित करना चाहिए था। रहना नहीं देश वीराना है के लिए लोगों ने कहा कि इसे उपन्यास बनना चाहिए था, नहीं बना तो मेरे कारण मैंने कहा कि इसे अभी कहानी रहने दीजिए, मुकम्मल कहानी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। कुछ लोगों ने कहा कि ये मीना समाज की कहानियाँ। रहना नहीं देश वीराना है को जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने गांव का एक किरदार याद आया। मैं बिहार से हूँ, उसका नाम था तेतर। अब तो चूंकि अध्यक्षीय वो सीमा खत्म हो गई तो मैं बोल सकता हूँ। तो उसका नाम था तेतर। तो मैथिली में तेतर का मतलब होता है इमली। तो उसकी माँ उसे इमली के पेड़ के नीचे खेत में जन्म दी थी, तो इसलिए उसका नाम तेतर पड़ गया। और फिर उसकी पूरे जन्म जो है, मैंने पूरा जीवन जो है उसका अकेला ही गुजरा और उसकी शादी नहीं हुई। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो किसी के यहाँ खाना मांगने गया तो चूल्हे से लकड़ी निकाल के उसके मुंह पे फेंक दिया तो उसका पूरा चेहरा जल गया। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे वो किरदार बहुत, मतलब ये किरदार भी और वो किरदार भी बहुत अपना सा लगा। तो मुझे लगा कि ये केवल राजस्थान के गांव की कहानी नहीं है, ये बिहार के गांव की भी कहानी है। मेरी शादी में बड़े अड़चन आए थे। बिहार से मैं आ गया था पढ़ लिख के और बाबूजी कहते थे शादी कर लो, मैं कहता था अभी नहीं करना। और जब कोई जाता था, हमारे यहाँ अगुआ कहते हैं, तो जाता था तो कहता था दिल्ली में पता नहीं एक्सपोर्ट हाउस में कुछ करता होगा, इसको क्या ब्याह करोगे, ठीक है, दिल्ली में किसी लड़की के साथ कुछ होगा, इसका चक्कर इसलिए कह रहा है नहीं शायद। तो इस तरह कुछ लोग आते थे शादी कराने, कुछ लोग तोड़ते थे। तो ये सारी संवेदनाएं जो है मुझे बहुत अपनी सी लगी और इसको आज इतने सारे लोगों के बीच में विमोचित होते और इस किताब पर इतनी चर्चा होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्रकाशन से हमारे साथ सामने हबीब कैफी साहब बैठे हुए हैं। इनकी 2 एक उपन्यास प्रताड़ित और इनकी प्रिय कहानियों का संग्रह मेरे यहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो सबके लिए संदेश है कि ज्योति पर्व प्रकाशन लेखकों का अपना प्रकाशन है, अपने ही पांडु लेकर आए और हम उसे जरूर प्रकाशित करेंगे। हमारे सामने अल्पना जी बैठी हुई हैं। अल्पना जी से मैं कभी नहीं मिल पाया, कहानियों के माध्यम से बहुत दिनों से जानता हूँ, तो मैं उनको भी प्रस्ताव देता हूँ। हेतु भारद्वाज जी से मैं ऐसे मिलूंगा मुझे मालूम नहीं था। मैंने अग्निशेखर जी की कविताएं छापी हैं, मैंने इनको भिजवाई भी है, तो ज्योति पर्व प्रकाशन के नाम से परिचित होंगे, मुझसे नहीं है। और यहाँ मैं सबका नाम जानता हूँ, लोगों को उनके रचनाओं के माध्यम से भी जानता हूँ। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इतना पेशेंटली इतने धैर्य के साथ सुना। कहानियाँ हेतु भारद्वाज जी कहेंगे तो वो एक शिक्षक जैसे अपने शिष्य के लिए कहता है वैसे कहेंगे। बाकी कहानी बहुत अच्छी है, कहानियाँ पढ़ी। इससे पूर्व इनका एक संग्रह शिष्कियाँ आया हुआ है, वो भी हमारे बाहर स्टॉल पर है। एक और बड़ी बात है कि संजीव जी बहुत शोध के साथ लिखते हैं और उनका एक नया उपन्यास फांस ज्योति पर्व प्रकाशन से शीघ्र प्रकाशित होकर आ रहा है और उस उपन्यास के साथ मैं फिर से जयपुर में आऊँगा एक बार और आप लोगों की मदद चाहिए होगी उसको पढ़ने में, उसको लोगों तक पहुँचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लेखक संघ की ओर से औपचारिक धन्यवाद के भाई उपेंद्र को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से महेश कटारे जी, प्रेमचंद जी और जो बाहर से हबीब कैफी जी, भरतोला जी, जो बाहर से लोग पधारे हमारे लिए इतना कष्ट सह के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चाय पे आमंत्रित हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
Gracias.